इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है कि वक्त का पहिया घूम गया है और 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन शुरू हो गया है। पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची और जो तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं वो बताती हैं कि अफगानिस्तान में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए रखा हुआ है। शासन किसी भी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है और लोगों के पास भागने और अपनी जान को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हर कोई एयरपोर्ट पर घेराव करके बैठा हुआ है और ये देखिए, अमेरिका का ये विमान, उनका ट्रांसपोर्टर विमान C-130 हरक्यूलिस जब टेक ऑफ करने को तैयार था तो उसके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग भाग रहे थे। किसी तरह से इस जहाज के जरिए अपने आप को तालिबान के खौफ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके पहिए तक पर लोग चढ़े हुए थे और उसके बाद जब विमान टेक ऑफ करता है तो इसमें से 3 लोग जो पहिए में छिपकर लटके हुए थे वो नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हुई। आप जरा सोचिए, ये तस्वीर जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, एक एक करके 3 लोग विमान से नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हुई। जिस तरह से पूरे एयरपोर्ट पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और पहली किसी फ्लाइट से वहां से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताता है कि आज किस तरीके से काबुल में हर किसी के दिल में खौफ है। और इसी वजह से आज हम उन 1500 भारतीय नागरिकों को लेकर भी चिंतित हैं जो अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भारतीयों को वहां से निकालने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू सिख अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का पूरा इंतजाम भारत सरकार कर रही है। इस बीच आपको हम ये जानकारी भी दे दें कि अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान के शासन के अंतर्गत अफगान एयर स्पेस को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। यानी कि अफगान में कोई भी फ्लाइट ना तो लैंड कर सकती है और ना ही टेक ऑफ कर सकती है किसी भी एयरपोर्ट से। काबुल के एयरपोर्ट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब तो कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अफगानिस्तान के एयर स्पेस में अपने विमान उड़ा ही नहीं रही हैं। उस पूरे एयर स्पेस की रास्ते से बाहर निकलकर दूसरे रास्ते से अपनी फ्लाइट्स को बना दिया है, क्योंकि हर किसी को डर है कि कहीं तालिबान कोई मिसाइल न दाग दे और कोई कमर्शियल एयरलाइंस ध्वस्त हो जाए। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। किस तरीके से खुले हुए लैडर से चढ़ कर लोग विमान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद 1947 की याद आपको आ जाए, जब ट्रेन में बैठने की जगह नहीं थी और लोग किसी भी कीमत पर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वही आलम, कुछ वही हाल आज काबुल में है। यहाँ पर हर कीमत पर आप लाखों करोड़ रुपए दे दीजिए और किसी कीमत हमारी जान बचा लीजिए। ये स्थिति आज काबुल में और उसके आसपास के तमाम जगहों पर है। उज्बेकिस्तान में बड़े पैमाने पर शरणार्थी पहुंचे हुए हैं और अफगान शरणार्थी लगातार उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन तीनों देश तक पहुंच रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है और ये स्थिति बताती है कि आज हिंदुस्तान को भी अब चिंतित होना चाहिए। क्यों चिंतित होना चाहिए हिंदुस्तान पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यही हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विषय रहेगा। तो यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत के लिए तालिबान शुभ संकेत नहीं है। बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम आज बात करने जा रहे हैं कि भारत को आज कैसे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि तालिबान ने अब पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ साथ इस बात को लेकर भी हमें सनद होनी चाहिए कि ठीक 1996 से लेकर 2001 तक जैसे कि पाकिस्तान को पूरा समर्थन मिल रहा था अफगानिस्तान में और अब पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा था, आज भी वही स्थिति है। दरअसल आज पाकिस्तान तालिबान के साथ कहीं बेहतर तरीके से मिलकर आतंक की योजनाओं को अंजाम दे सकता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक हैं। और उसके साथ साथ आज चीन भी पाकिस्तान और तालिबान के साथ है। चीन ने भी अपना पूरा दमखम तालिबान के साथ रख दिया है। यहां तक कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन तालिबान के शासन को स्वीकार करने को तैयार है। तो हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है ये। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन साहब हमारे साथ होंगे। उसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन जी हमारे साथ होंगे और पिनाक रंजन जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ होंगे। बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि काबुल में अब तालिबान पूरे तरीके से छा चुका है, तो भारत को अब कितना रहना चाहिए सावधान। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन जी और पिनाक रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हुसैन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 1996 से 2001 तक हमने देखा कि तालिबान के शासन में भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा हुई थी।
अब एक बार फिर तालिबान पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। कितना बड़ा खतरा आज हिंदुस्तान के लिए उत्पन्न हो रहा है अफगानिस्तान में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि 1996 से जब से तालिबान पावर में आए थे, तब से जो भी तालिबान का रवैया था, उससे खतरा तो बेशक पेश आ रहा था भारत को, और पाकिस्तान के पक्ष में पूरी सिचुएशन हर दफे चलती थी। अब सुनने में यह आ रहा है, क्योंकि अभी तक का इस वक्त की स्थिति तो यह है कि आप कोई भी खबर जो है इसको बिलीव नहीं कर सकते हैं। अगले 3, 4, 5 दिन तो मेरे ख्याल में लगेंगे इसको सॉर्ट आउट होने में, थोड़ा स्टेबलाइज होने में, उसके बाद साथ मालूम होना पड़ेगा उसके बाद। मगर जो जिस तरह से संक्षेप में चीजें हो रही हैं, लग रहा है कि तालिबान कोशिश तो बड़ी कर रही है कि एक नया रूप दिखाए, एक नया फेस पुट अप करे, जिससे कि उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। आपको याद है पिछली दफे जब वो पावर में थे तो 3 देशों ने उनको रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने। इस दफे उनकी कोशिश ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको करे। ये भी उन्होंने मैसेज दिया है कि कोई खून खराबा नहीं होगा, डिप्लोमेटिक कोर को काबुल को से हटना नहीं चाहिए, और सब कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से होगा। मगर तालिबान के साथ हाथ जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई एतबार के साथ नहीं कह सकता जो कि तालिबान का रवैया कल परसों या नरसों क्या होगा। तो इसलिए सब पूरी दुनिया सहमी बैठी है और सब लोग देख रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में भारत को अपने पूरे ऑप्शंस रखने चाहिए, पूरे ऑप्शंस रखने चाहिए। ये कि पिछले दिनों में क्या हुआ, क्या रवैया था, क्या इंटरेस्ट थे, उनको मेरे ख्याल में मद्देनजर रखना चाहिए, मगर आगे की तरफ बढ़ के देखना चाहिए कि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी। मिसाल के तौर पे ये हमने देखा कि भारत ने 12 देशों के साथ मिलकर यह भी प्रोजेक्शन किया है कि अगर फोर्स इस्तेमाल करके तालिबान जो है वो छाएगा काबुल के ऊपर, तो उस हालत में भारत और ये 12 देश जो है मिलकर जो है ये इसको रिकग्निशन नहीं देंगे। ये स्थिति शायद पूरे वक्त के लिए नहीं होगी, ये स्थिति बदलती जाएगी। और देखेंगे जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे बढ़ती है, अमेरिका के साथ हमारी काफी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप है, देखेंगे कि अमेरिका का क्या रवैया होता है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में अभी ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इन सब ऑप्शंस को हमें कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल, हम सभी ऑप्शंस पर आज चर्चा भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 1500 के आसपास भारतीय अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, और हरदीप पुरी जी ने, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम सबको वापस लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आसान होगा, खास करके तब जबकि एयर स्पेस को लगभग बंद कर दिया गया है पूरे अफगानिस्तान में, और जो काबुल हवाई अड्डे का हाल है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, जहाज पर लोग ऐसे लदे हैं जैसे कि बस पे भी ना लदे हों। ऐसा लग रहा है कि नरसिम्हन जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। कुलकर्णी जी, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं सर। ये ऐसे है, इस प्रकार से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है वहां पे खौफ है, वहां पे बहुत नाजुक स्थिति है। लोग ऐसे लग रहा है कि मैंने तो ऐसे इंटरस्टेट बस टर्मिनस में नहीं देखा होगा, जिस प्रकार से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हवाई जहाज के लैंडिंग पर लोग जिस तरह भागना चाहते हैं, मैं यही कहूंगा कि अफगानिस्तान में आज की तारीख में जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, जरूर इस पे कोई शक नहीं कि तालिबान आपको एक नए रूप में दिखाने की कोशिश करेगा। अगर ये क्यों मैं कह रहा हूं, अगर अपने नए रूप में दिखाने की कोशिश ना करता होता तो शायद आज काबुल के अंदर खून की नदियां बह रही होती। अगर वो खून की नदियां आज काबुल में नहीं बह रही हैं, इसका मकसद ये है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और क्योंकि पिछले 3 साल से तालिबान लगातार यूएस के साथ, चीन के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ, टर्की के साथ बातचीत में लगा हुआ है इस मकसद से, और वो समझता है। और आज जब उनके राष्ट्रपति बरादर है, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान से रिलीज करवाया उनसे बातचीत करने के लिए, और जिस प्रकार से अखुंज़ादा आ रहे हैं, जिस प्रकार से यूसुफ जो मुल्ला उमर का लड़का है, तो ये सब साबित करने की कोशिश हो रही है कि तालिबान चाहे कितना भी अपने आप को पर, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में अंतर है। तालिबान इस तरह की हरकतें इसलिए कराए कि लोग डर जाए, घबरा जाए और हरकत ना करे। तालिबान का आना, इसमें कोई शक नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 18वीं शताब्दी, पर जरूर 19वीं शताब्दी, बिकॉज वो शरिया लॉ के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके ऊपर ही उन्होंने अपना कानून चलाया है, उसके ऊपर से उन्होंने अपनी
चल, और औरतें बच्चे जिस प्रकार से उनके साथ जुल्म होगा इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उनका जो नया स्टेटमेंट आया कि अब लड़कियों को पढ़ने देंगे, तो ये एक दिखाता है रिकंसिलिएशन, दिखाता है कि तालिबान अपने आप को दूसरे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, दुनिया को। यही सबसे बड़ी बात है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि तालिबान का आचरण हमेशा ऐसा ही रहा है। नरसिम्हन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत के लिए तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन है, हमारे लिए थ्रेट अब कितना बढ़ जाता है? ये थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका ये सवाल के लिए। मैं समझता हूं कि ये जो हादसा भी जो हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, उसका मेरे ख्याल है हमारे थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 3 पहलू हैं उसके। पहला पहलू यह है कि जो इंडिया का जो जितना काम किया हुआ है अभी तक अफगानिस्तान के अंदर, उनका ऊपर क्या किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि अफगानिस्तान के इलाके के अंदर आप समझ सकते हैं कि नार्कोटिक्स का काफी काम चलता है, वो दूसरा एक हमारे लिए बाधा बन सकता है। तीसरा जो है, ये पिछले बार जब तालिबान आया था, उनका जो गवर्नमेंट बना था, उस समय से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसका प्रभाव हमारे J&K और उस इलाके के अंदर पड़ सकता है। ये तीसरा पहलू, ये 3 पहलू जो हैं हम मान के चलें तो शुरू में ये हमको इन 3 चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। चौथा एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान किस प्रकार से तालिबान को इस्तेमाल करके इंडिया का जो वहां पे जो प्रेजेंस है उसको किस प्रकार से नाकारा करने का कोशिश करेगा, ये चौथा है। तो इस प्रकार कई चीजें हैं, लेकिन ये 3-4 जो हैं काफी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। पिनाक रंजन जी, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किया कि अफगानिस्तान हमेशा अस्थिर रहे, जिसका फायदा उठाकर हिंदुस्तान और तमाम अन्य देशों पर वो अपना दबाव बना रखे। अब तो चीन का समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि चीन से मुलाकात भी हुई है चीन के विदेश मंत्री से, तालिबान के नेताओं की, जुलाई के महीने में ही। ऐसे में क्या लगता है आपको, कितनी स्थिति अब हमारे लिए विकट हो जाएगी, खास करके अगर हम जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको देखें और हमारे खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखें? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दो शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगा। एक है लेजिटिमेसी और दूसरा है रिकग्निशन। तालिबान सरकार जो है काफी कोशिश कर रही है, उनको जरूर बड़े अच्छे एडवाइस मिल रहे हैं पाकिस्तानी एडवाइजर्स से कि आप अपना इमेज चेंज करिए। आप जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं बच्चों के, लड़कियों के बारे में, और उन्होंने आश्वासन सबको दिया है, हमको भी दिया है कि आपके लोगों को कुछ नहीं होगा, आप डेवलपमेंट काम जो आपने किया है और करेंगे, वो उसका हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है जो सिक्योरिटी का है, जो मेरे जो पैनलिस्ट हैं, बहुत बड़े जनरल्स हैं, उनको ज्यादा मालूम है मेरे से। तो मैं ये कहूंगा कि पिछली बार पाकिस्तान ने तालिबानी शासन को यूज किया था, वहां घाटियां बनाई थी जहां पे वो ट्रेनिंग देते थे। अब वो घाटियां तालिबान बनने देगी या नहीं देगी, तालिबान ने बड़ा स्पष्ट बोला है कि इंडिया के साथ हमारा कोई मतलब वो नहीं है, मतलब दुश्मनी नहीं है, हम तो चाहते हैं इंडिया न्यूट्रल रहे, ये उन्होंने कहा है। अब कहां तक ये बात, पाकिस्तानी प्रेशर तो उन पे आएगा। तालिबान डेलीगेशन अभी फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा है इस्लामाबाद में। अब पाकिस्तान किस तरह का एजेंडा वहां परस्यू करेगा, किस तरह के डिमांड्स तालिबान सरकार पे प्लेस करेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि तालिबान शुड बी वेरी ग्रेटफुल, सो दे मस्ट नाउ डिलीवर ऑन पाकिस्तानी डिमांड्स। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। मुझे तो पता नहीं कि तालिबान सरकार जो बनेगा, तालिबान ने भी पाकिस्तान को यूज किया है, अब वो सरकार में आ गए हैं, अब उनका रवैया क्या रहेगा। कुछ तो इंडिकेशंस वो दे रहे हैं कि वो तालिबान 2.0 जो है शायद थोड़ा बदला हुआ है।
देखिए अफगानिस्तान का जो इकोनॉमी है वो एकदम गटर में है। आई मीन वो दे यूज्ड टू लिव ऑन एड ओनली, दैट्स ऑल। आई मीन देयर इज नो इनकम फॉर द गवर्नमेंट, देयर इज नो इंडस्ट्री, नहीं है, कुछ नहीं है। जो एक ही इनकम है वो ओपीएम से है, ओपीएम कल्टीवेशन से। अब उस पे भी कितना 1.5 बिलियन का कुछ एस्टिमेट है कि ओपीएम से उनको मिलता था, मतलब और उसके बाद वो बाहर में बेच के कुछ और बना लेते होंगे। तो इस तरह से है कि उनको एड चाहिए, अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं। मैं हसनैन साहब आपके पास फिर वापस आ रहा हूं। पाकिस्तान का जो पूरा एंगल है और तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ की उनकी पूरी परिभाषा, और जम्मू कश्मीर में जो पूरा माहौल हमने बदला है पिछले 2 साल में, बहुत बड़े बड़े बदलाव हमने वहां देखे। आपको लगता है पाकिस्तान इसे लेकर हमारे ऊपर कई तरह की साजिशें कर सकता है? हमें पाकिस्तान को लेकर बहुत सचेत रहना पड़ेगा। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक अलायंस के तौर पर है, और ये कोई नई चीज नहीं है। ये तकरीबन 1981 से जब तालिबान की शुरुआत हुई थी, वो इतने मदरसों के अंदर जो जितने सेमिनरी बनी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, उन दिनों में NWFP के बॉर्डर के ऊपर, उनके अंदर तालिबान की शुरुआत हुई थी, पैदावार हुआ था वहां पर, उसी से वो बढ़ के आए थे। तो ये इनका हैंड इन ग्लव होना, और एक तौर पे आप समझिए रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके और पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाना। उन दिनों में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान दोनों का मिलकर ईरान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर, यह पूरा रवैया था इनका। मगर अब पिछले 20 साल से ये नहीं कर पाए हैं। क्या ये अलायंस, वर्चुअल अलायंस जो है, वापस दोबारा पैदा हो सकता है? ये एक चीज है जिसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये हमें याद रखनी पड़ेगी कि 2021 है एंड नॉट 1989। 1989 में स्थिति कुछ तकरीबन भारत अपने सबसे कमजोर वक्त पे था। आज भारत जो है काफी ताकतवर है। कश्मीर के अंदर 30 साल में बहुत बदलाव आया है, खासतौर पर पिछले 2 साल में बहुत बदलाव आया है। हमारी सिक्योरिटी की स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, मगर दोबारा इसको ट्रिगर करना, इसमें आग लगाना कश्मीर के अंदर इतना आसान तो नहीं होगा, मगर कोशिशें जरूर जारी हो सकती हैं। इसलिए आपको अपना इंटेलिजेंस, अपनी सिक्योरिटी का पूरा अपैरेटस जो है, इनको बिल्कुल स्टेबल रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा। ये वो वक्त नहीं है जब आप कह सकते हैं कि हम फौजों को रीडिप्लॉय करके और चाइनीज बॉर्डर पे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर भेजें। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड है, यह सिक्योरिटी ग्रिड बना रहना चाहिए और इसके ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए पीपल्स डायमेंशन पे, ताकि हम दोबारा वापस आवाम के पास और आवाम को अपने तरफ भारत के पक्ष में रखने का पूरा प्रयास करते रहें। जी हसनैन साहब, आपने अभी यहाँ पर चाइना एक्सेस की बात भी की, और अभी जो हमारे पास लद्दाख के में एक कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, हम वहाँ पर अपने पूरी डिप्लॉयमेंट ने 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को वहाँ पर रखे हुए। चाइना भी तो एक तरह से पाकिस्तान और तालिबान के साथ ही होता दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ उसका जो पूरा ग्वादर पोर्ट का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे भी आगे बढ़ाने में अफगानिस्तान और तालिबान काफी मदद करते दिखेंगे। तो चीन की वजह से हमें अब और सतर्कता कैसे बढ़ानी पड़ेगी? वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए 2 दुश्मन एक साथ, और उसके साथ साथ तीसरा तालिबान। इसमें कोई शक नहीं चीन है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो वहां से वो मिनरल्स लेना चाहता है, जितने भी मिनरल्स अफगानिस्तान में है, इसलिए यही कारण है कि उसके तकरीबन $3 अरब का उसका इन्वेस्टमेंट है। भारत का $3 बिलियन का डेवलपमेंटल एड है, चाइना का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां से उसने पैसा निकालना है, प्रॉफिट लेना है चीन का। दूसरी बात जो चीन की है, वो सोचता है कि किसी प्रकार से अगर तालिबान और अफगानिस्तान के और तालिबान के दोनों के बीच के संबंध अच्छे रहे, तो जितनी भी पाइपलाइंस हैं सेंट्रल एशिया से, वो आराम से अफगानिस्तान से होकर चली जाएंगी। और तीसरा, उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है किसी प्रकार से उनका काबू में है, उनका पिट्ठू बना हुआ है, तो सीधी इसी में तकलीफ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लगता है सिंकियांग प्रोविंस में किसी प्रकार से भी तालिबान का जो असर है ETI पे ना हो। इसके लिए तालिबान अपने
बरादर जो अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर के आए हैं, उन्होंने उनको वादा किया है कि हम किसी प्रकार से भी अपनी धरती को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसके बावजूद भी चीन हमेशा सतर्क रहेगा कि किसी प्रकार से ना हो। तो चीन का पूरा इस संबंध में, इसलिए चीन ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, अभी तक रिकग्निशन की तो बात की, चीन ने कहा हम तालिबान से बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो मतलब चीन ने पहली घोषणा कर दी कि चीन हम बात करेंगे। 2017 से लगातार चीन और तालिबान के बीच में संबंध है। जिस प्रकार से पाकिस्तान चीन की मदद करने की कोशिश कर रहा है, चीन पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहा है, फंडिंग देने की कोशिश कर रहा है, या आप का वर्चस्व तालिबान और अफगानिस्तान में रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो और हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए रखा जाए। और हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर लगातार बना रहेगा अगर ये दोनों पड़ोसी जो हमारे दुश्मन हैं ये हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे। चाहे बोलेंगे सीज फायर, बोलेंगे कुछ हम नहीं कर रहे, हम लद्दाख में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन जो परिस्थितियां बदलती रहेंगी, जैसे बिल्कुल जन हत्या ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। हमें अपना सर्विलेंस, विजिलेंस, सिक्योरिटी ग्रिड, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं रखनी पड़ेगी। और तालिबान के साथ जो भी सरकार अफगानिस्तान में बनती है उसके साथ हम लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक जनरल अता हसनैन साहब, एक सवाल मैं चीन के संदर्भ में समझना चाहता हूं। अभी तक हमने दो जगह पर चीन के फोर्सेस के विड्रॉल की बात देखी और वहां पर हमने उसे वेरीफाइड तरीके से आगे बढ़ाया। अब जबकि अफगानिस्तान की स्थिति बदल गई है, आपको लगता है कि चीन की तरफ से अब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, खास करके उन इलाकों पर जो दपसांग वैली, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां चीन घुसा हुआ है, और वहां हमें क्या विड्रॉल देखने को मिलेगा, या दरअसल अब चीन अपने पैर पीछे घसीटेगा? इस प्रोग्राम के पैनलिस्ट में जुड़े हुए हैं जनरल नरसिम्हन साहब, जो एक्सपर्ट हैं इस डोमेन के बारे में, वो इसके ऊपर बेशक टिप्पणी करेंगे। मगर मैं अपनी तरफ से कह दूं ये कि मुझे नहीं लगती कि स्थिति में कोई इतना खास बदलाव आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो चीजें हो रही हैं उसके वजह से भारत और चीन के जो संबंध है उनके ऊपर, हालांकि नो डाउट के इन सब चीजों को मद्देनजर हमें रखना पड़ेगा, चीन भी मद्देनजर रखेगा। कोई जल्दबाजी के साथ डेप्सांग प्लेन्स में जो रिमेनिंग एरियाज हैं, डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स, इनमें कोई बैक स्टेपिंग चीन करे, मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया एक आप समझिए ग्लोबल रीसेट के मोड में है और सब लोग अपने ऑप्शंस रख रहे हैं। ये बात तो अच्छी है कि चीन ने रिसेंटली जो है गोजरा में पीछे हटने की तैयारी, अपनी डिसीजन अपना ले लिया था, उसको एक वेरीफाइड तरीके से कर भी लिया है, मगर डेप्सांग कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देता है। और मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त चीन जो है किसी जल्दबाजी के अंदर कोई ऐसा मेजर डिसीजन लेगा। वो पूरे वक्त भारत के ऊपर किसी ना किसी तरह का दबाव, किसी ना किसी तरह का कोवर्शन जो है उसको बनाए रखेगा, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां होती हैं दुनिया में तो जो संबंध है देशों के बीच में, वो एक देश दूसरे देश के ऊपर एडवांटेज लेने का, कोवर्शन करने का पूरा प्रयास करता है। अगर ये स्थिति बनी हुई है तो वो शायद चाहेगी कि ये स्थिति बनी, तो मैं कोई मेजर। चलिए लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन जी, मैं आपसे फिर, चूंकि आप इस पूरे मामले के एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बचा कर रखा था कि आप दर्शकों को विस्तृत बता सकें। चीन का पूरा रवैया हिंदुस्तान के प्रति कितना बदलेगा, खास करके तब जब वो जानता है कि उसके पास एक तरफ पाकिस्तान है और अब दूसरी तरफ तालिबान का समर्थन भी होगा और तालिबान के साथ उस अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि चीन रिकॉग्नाइज करने को तैयार रहेगा सबसे पहले कोई भी तालिबान की सरकार अगर बनती है तो। नरसिम्हन जी, ये दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहले तो ये चीन और तालिबान का बीच का जो ताल्लुकात है, जो अभी हम लोग सब समझ रहे हैं कि ये जो ब्रदर का मीटिंग चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ में हुआ था उस वजह से सब ठीक ठाक है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए तालिबान के अंदर काफी डिविजन्स है। ये ब्रदर साहब बोला उधर कि भाई हम कुछ नहीं करने देंगे चीन के खिलाफ, लेकिन आप सनक्साई का देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि भाई उइगर हमारे ब्रदरन हैं, उनको हमने सपोर्ट करना है। तो तालिबान के अंदर के डिविजन्स जो हैं उसको भी चीन को देखना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच के ताल्लुकात जो हैं वो बरकरार रहेंगे, वो ठीक रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं। तीसरी बात, चीन और इंडिया के बीच में जो वार्तालाप चल रहे हैं जो ईस्टर्न लद्दाख एरिया के लेके, इसमें ऊपर मैं जनरल हसनैन साहब के साथ सहमत हूं
तो उसमें कोई बदलाव मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये जो कार्रवाई चल रही है डिसएंगेजमेंट की, वो जो है तालिबान हो या ना हो वो चलना ही था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बायलैटरल रिलेशनशिप जो है इंडिया और चीन के बीच में, वो मेरे ख्याल जो अभी हालात हैं उसी हालात में बना रहेगा। और थोड़ा बातचीत करने के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा जो फ्रिक्शन पॉइंट है PP-15 का एरिया, उससे भी डिसएंगेजमेंट होने का काफी अंदेशा है। तो इस प्रकार का मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीन और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में जो ताल्लुकात है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा। चलिए पिनाक जी, अब जरा हमें यह समझाइए, जो तस्वीरें अभी हम काबुल की देख रहे हैं और बहुत ही लोगों को डराने वाली तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान के जो लोग जो अभी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हें भी बहुत डर लग रहा है अपने परिजनों को लेकर। तो क्या हम एक फेल्ड स्टेट को देख रहे हैं अफगानिस्तान की शक्ल में? क्योंकि हमने 1996 से 2001 तक एक फेल्ड स्टेट को अफगानिस्तान में देखा है। मैं समझता हूं कि तालिबान टेक ओवर के बाद भी अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट फिर बन सकता है, क्योंकि जहां तक मेरे पास खबर है या जो सुनाई दे रहा है कि अफगान नेशनल आर्मी के कई फोर्सेस यूनिट्स हैं जो अभी भी लड़ने के मूड में है, पर अभी कुछ किया नहीं उन्होंने। और फिर वो जो पुराना नॉर्दर्न अलायंस था, वो जो जब सिविल वॉर चल रहा था वहां पे, वो लोग क्या करेंगे ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जो डिक्टेट्स है सब कुछ वो मान जाएंगे जी। और उधर हजाराज है, खैर हजारा के जो लीडर है वो तो तालिबान के साथ उन्होंने हाथ जोड़ लिया है। पर मुझे लगता है कि तालिबान की सरकार तो बनेगी, पर ये देश चलेगा कैसे? इकोनॉमी तो है नहीं। तो फेल्ड स्टेट तो सिर्फ पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट बनने से नहीं होता है। इकोनॉमी अगर फेल करे, पाकिस्तान के पास उतना काबिलियत नहीं है कि वो अफगानिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे, तो कौन दे सकता है उनको पैसा? एक चाइना दे सकता है। अब चाइना ने ऑलरेडी बोला होगा, ये तो उन्होंने कैरेट दिखाया होगा कि आप हमारे उइगुर और ETM जो ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, उनसे दूर रहिए। पर मुझे लगता है जिस तरह की खबरें आ रही हैं सीरिया से, आईसिस से, IS खुरासान से, कि वहां तो वो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमको फिर एक जगह अफगानिस्तान में मिलेगी जो इंटरनेशनल जिहादिस्ट है, इस्लामिस्ट है, और वहां से हम अपनी कार्रवाई फिर शुरू करेंगे या आगे बढ़ाएंगे। अगर ये हुआ तो फिर तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सबको मुश्किल है, जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं, नेबर्स हैं और नेबर के बियॉन्ड है। अब देखना है कि ये होगा कि नहीं। अब तालिबान कितना माने कंट्रोल रख पाएगा अपने टेरिटरी पे, ये भी एक सवाल है। मैं नहीं समझता कि वो पूरा कंट्रोल शायद इमीडिएटली कर पाएंगे। तो इसमें क्या, अगर इस्लामिस्ट और जिहादी, जो इंटरनेशनल जिहादी और इस्लामिस्ट है, वो घुस के अपना बना ले। अब एक बात जनरल साहब ने कही कि तालिबान एक मोनोलिथिक नहीं है कम्युनिटी, मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें कई विभाजन है। कई लोग अपना सोचते हैं कि हम नहीं, हम तो इस्लामी जो है हमारी एजेंडा उसको हम चालू रखेंगे। अलकायदा के लोग भी हैं, जवाहिरी अभी भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है, ये ना भूलें, वो भी शायद वापस जा सकता है अफगानिस्तान में टू रिक्रिएट द अलकायदा। और आईसिस वाले तो है ही हैं वहां पे, कुछ तो गुट तो है। अब कुछ लोग अगर तालिबान में जो है, जो उस तरह की चिंता रखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जिनके हैं, वो अगर उनसे हाथ मिला ले, तो आई एम अफ्रेड वी विल अगेन सी the resurgence of jihadist elements and maybe export also. बिल्कुल, बहुत यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हसनैन साहब, दो वाक्य मैं आपके सामने रखा हूं क्योंकि हम सबको इसको याद भी रखना चाहिए। 1999 में IC-814 का हाईजैक और कांधार में उस प्लेन को लैंड कराना, और 2001 में 9/11 की घटना। तालिबान के शासनकाल में दोनों घटनाएं हुई जिसमें वहां पर तमाम इस्लामिक जिहादिस्ट और फंडामेंटलिस्ट की सबसे सक्रिय भूमिका थी। यह खतरे अब पूरे दुनिया के लिए और खास करके हिंदुस्तान जैसे देश के लिए कितने बढ़ जाते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने रखा। आमतौर पे
ज्यादातर एनालिस्ट दुनिया में देख रहे हैं सिर्फ मिडिल ईस्ट को, और वो देख रहे हैं कि सीरियन सिविल वॉर है वहां पर अपने आखिरी शायद पहलू पर, और आईसिस का खात्मा हो गया है मिडिल ईस्ट में और वो तितर बितर हो गया है, हालांकि वो एक नेटवर्क स्टेट में अभी भी मौजूद है। और ये देखा कि आईसिस ने बड़ी कोशिशें की जाने की, फिलीपींस भी गए, श्रीलंका में कोशिश की, म्यांमार में कोशिश की, मगर आखिर में लगता है कि सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न अफगानिस्तान के ऊपर उनकी तवज्जो ज्यादा बनी बैठी है। वो ताक में बैठे हैं कि कुछ ना किसी तरह से रिवाइवल हो जाए। ये इलाका ऐसा है जहां जो अनस्टेबल इलाका है, यहां पर ट्राइबल लॉयल्टीज हैं, यहां पर पैसा बहुत है क्योंकि तेल और एनर्जी भी है नॉर्दर्न एरियाज में, मतलब तुर्कमेनिस्तान में, और यहां पर नारकोटिक्स के बहुत नेटवर्क्स भी हैं। तो ये तो आइडियल हंटिंग ग्राउंड है टेररिज्म के लिए। अगर आप देखिए आइडियोलॉजी, पैसा, नारकोटिक्स, हर चीज है यहां पर, और साथ में सपोर्ट करने वाले जो स्ट्रेटजी बनाते हैं अब इस्तेमाल करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने आप हावी होने के लिए। अब सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि टर्की जी इसका पूरा रवैया बदल रहा है, टर्की भी इसकी तरफ देख रहा है और इस्लामिस्ट बन रहा है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक्सेप्शन बन रहा है, किसका खास तौर पर खतरा है, और पूरी दुनिया को इसके ऊपर तवज्जो 2001 की कि किसी ने भी उस वक्त सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान है, इसका असर जो है वो न्यूयॉर्क में जा सकता है। मामले हमने बीच में भी देखा कि सीरियन सिविल वॉर की वजह से इतने रेफ्यूजी जो निकले, जो नॉर्दर्न उसमें वेस्टर्न यूरोप में गए, टर्की में गए, उनका असर भी अमेरिका तक, यूके तक, फ्रांस तक पहुंचा। तो ये इसका पूरा ग्लोबल इफेक्ट हो सकता है, ना कि सिर्फ रीजनल इफेक्ट। मेरे ख्याल में हम सबको इसके ऊपर तवज्जो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल कुलकर्णी साहब, अब इसमें अगर हम पाकिस्तान की भूमिका पर एक बार फिर चर्चा करें, हमने देखा कि पाकिस्तान के तार IC-814 हाईजैक में तो पूरे तरीके से सामने थे कि उसने उन आतंकवादियों को बाहर से छुड़वाया जिन्हें हमने पकड़ा था, और उसके साथ साथ 9/11 के पूरे हादसे में भी पाकिस्तान के तार थे। पाकिस्तान फिर से ये तमाम आतंकवाद के केंद्र के तौर पर सामने आएगा, इसमें कोई शक किसी को शायद होगा भी नहीं। पाकिस्तान भी एक लगभग फेल स्टेट ही है। अब ये कितना बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए पैदा हो जाएगा, खास करके तब जबकि एक मॉडर्न तालिबान उसके पास है, जिसके पास अमेरिका के छोड़े गए तमाम असला और हथियार हैं, जिसके पास आईसिस का समर्थन होगा और जो टर्की जैसे देशों के साथ मिलकर खड़ा होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्योंकि एक आतंक का गढ़ है, और पाकिस्तान पूरे विश्व में सिर्फ आतंक फैलाने में ही है, उसका वहीं से वो कमाई भी करेगा। और पहले वो अमेरिका से एड लेता रहा और उसको बुद्धू बनाता रहा, अब चीन से भी यही कार्रवाई करेगा, और चीन को भी कोशिश करेगा कि कितना बुद्धू बनाया जा सके। और मुझे लगता है राउंड 1 में पाकिस्तान की जीत है, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से उसने अफगानिस्तान में किया है। लेकिन अगर आप देखें, अखुनजादा जो है, जब वो अभी वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको रिकग्निशन किसने दिया? उसको एमीर ऑफ फेथफुल्स कहा अलकायदा के चीफ ने। तो अलकायदा और तालिबान का जो कनेक्शन है वो हमेशा रहेगा, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान की दखल अंदाजी, ISI की दखल अंदाजी, जिस प्रकार से ISI जो पाकिस्तान का ही है, और जिस प्रकार से फंडिंग कर रहा था अभी तक, चाहे वो सऊदी अरेबिया से पैसा ले, अमेरिका से पैसा ले, चीन से पैसा ले, टर्की से पैसा ले, और इन सारे आतंकी संगठनों को फंडिंग करा था, उसी माफिक अब ISI भी जो बाकी संगठन है, चाहे अपने यहाँ पर भी जो जिस तरीके से मुजाहिदीन के हैं, जिस तरह से जैश ए मोहम्मद है, जिस तरीके से अलकायदा है, ये सारे के सारे जैश ए मोहम्मद है, ये सब के सब का जो फंडिंग है वहां से होता आएगा। पाकिस्तान कभी भी आतंक का जो पल्लू है उसको नहीं छोड़ेगा। ये टू कंटिन्यू टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, वही एक तरीका है पाकिस्तान अपने आप को साबित करने के लिए और अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए और भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। इससे चीन को भी फायदा होता है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान हिंदुस्तान को इस तरह का प्रेशर, कोर्शन और इस तरह का आतंक फैलाता रहेगा, चीन को उसका फायदा होता है। उसको मालूम है कि भारत जो है वो साउथ एशिया में फंसा रहेगा, उसकी जो उन्नति है वो नहीं हो पाएगी, और उसकी जगह जो चीन है वो अपनी उन्नति करता रहेगा, भारत अपने वहीं पे फंसा रहेगा, और इन अंदरूनी मामलों में ही फंसा करके भारत को कैसे रखा जाए, वो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर के हिंदुस्तान को वहीं रखेंगे। बिल्कुल। हसनैन साहब और नरसिम्हन जी, एक सवाल
थोड़ा सा जो मैं इंडिया स्पेसिफिक आपसे समझना चाहता हूं, पहले हसनैन साहब आप जवाब दें, उसके बाद नरसिम्हन जी आप इस सवाल का जवाब दें। सवाल एक ही है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर तालिबान समर्थक हैं जो हिंदुस्तान से लगातार उनकी वाहवाही कर रहे हैं, जिनमें से केरल में बहुत एक्टिव पीस पार्टी के प्रवक्ताओं के नाम भी सामने हैं, और भी ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर प्रोपेगेट कर रहे हैं कि तालिबान जो करता है वो अच्छा करता है, तालिबान धार्मिक योद्धा हैं, उनके बारे में गलत फहमी फैलाई जाती है, वो आतंकवादी नहीं है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बहुत अभी वायरल हो रही हैं। हसनैन साहब, ये क्या एक चिंताजनक ट्रेंड हिंदुस्तान के लिए नहीं है कि आपके खुद के भीतर लोग भी ऐसे हैं जो तालिबान के प्रति सिंपैथेटिक हैं, सिंपैथाइजर्स हैं? असल में अजय साहब ऐसा है कि आज का सोशल मीडिया की इसके अंदर कितने इसको अहमियत दें, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता है इसके बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया का जरिया इस्तेमाल होता है कोई परसेप्शन बिल्डअप करने के लिए। क्या कोई भारत में इसको एक निजी तौर पर परसेप्शन बढ़ा रहा है कि तालिबान के हसनैन साहब की आवाज जरा अभी कट गई, उनके पास हम दोबारा आएंगे। नरसिम्हन जी, यही सवाल मैं आपसे इसका जवाब दे दें, जैसे ही हसनैन साहब हमसे जुड़ते हैं उनसे इनका जवाब लेंगे। मैं आ गया हूं वापस। जी प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू सर। तो मैं ये कह रहा था कि ये सोशल मीडिया की दुनिया है और इसके अंदर इस तरह की चीजें होती रहती हैं, मगर मैं निजी तौर पे अपना परसेप्शन आपको बताता हूं ये कि दिस इज टू अर्ली फॉर अस टू गिव सर्टिफिकेशन टू तालिबान। ये हम समझे कि तालिबान जो है बिल्कुल बदलाव करके आ गया है, इट्स अ फ्रेश एंड न्यू तालिबान। आज मेरे ख्याल में कुछ बदला नहीं है, ये अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में, उनका क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान का, वो क्या समझते हैं नेशनल इंटरेस्ट बनता है, किस तरह से वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को चलाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मगर यह भी जरूरी है कि भारत जो है वो इट डज नॉट लूज द मोमेंट। मेरे ख्याल में पिनाकी रंजन साहब जो है इस पे ज्यादा तवज्जो देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूजिंग द मोमेंटम, लूजिंग द मोमेंट, बिकॉज ये डिप्लोमेसी में भी ये मोमेंट्स होते हैं जिनको आपको पकड़ना पड़ता है। अगर आपने थोड़ा इसमें चूक गए तो आप शायद देरी कर देंगे। तो इट मे बी अ गुड आइडिया एट दिस टाइम टू कल्टिवेट ए परसेप्शन। क्या कोई सोशल मीडिया पे ये परसेप्शन कल्टिवेट कर रहा है, क्या डेलिबरेटली कर रहा है क्या? वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट इट। मगर मुझे समझता हूं कि भारत को किसी ना किसी तरह से पिछवाड़े के रास्ते, बैक चैनल के रास्ते कोई ना कोई चैनल खोल के रखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वाइज थिंग इन डिप्लोमेसी नॉट टू लूज साइट ऑफ डिफरेंट चैनल्स। बिल्कुल, हम इसका पिनाक जी से जवाब लेंगे। नरसिम्हन जी, पहले आप बताएं सर, आपकी क्या राय इस पर? सोशल मीडिया जो है एक काफी पावरफुल एक ओहदा है, तो वो उसके ऊपर निगरानी रखना जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि ये किस प्रकार से ये बढ़ता है या किस प्रकार का मैसेज उसमें से निकलता है, उसके ऊपर निगरानी रखना जरूरी है। ये कहने के बावजूद मैं जनरल हसनैन साहब से सहमत हूं कि अभी जो है तालिबान का जो रवैया अभी क्या बनेगा, क्या निकलेगा इसके बाद, उसके ऊपर निगरानी रखना भी काफी जरूरी है। तीसरी बात यह है कि कुछ समय पहले से हम देख रहे हैं कि जो सीरिया एरिया के अंदर से जो बाहर आया वो आईसिस के लोग, वो भी अफगानिस्तान में मौजूद है, नंगरहार प्रोविंस के सदर्न इलाके के अंदर मौजूद है। उनका और तालिबान के बीच में कैसे बनता है, नहीं बनता है, उसके ऊपर भी निगरानी रखना जरूरी है। तो कई चीजें इसके ऊपर आए हैं, सोशल मीडिया के हिसाब से देखने से उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारा जो एजेंसीज हैं उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और किस प्रकार की कोई मुनासिब कार्रवाई करना होगा तो वो भी किया जाए। बिल्कुल। पिनाक रंजन जी, सीज द मोमेंट, नेवर लूज द मोमेंट, ये बात डिप्लोमेसी में कई बार कही जाती है, लेकिन सर क्या वाकई में हम तालिबान के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं? क्योंकि 96 से 2001 के बीच में हमने समर्थन सक्रिय तौर पर नॉर्दर्न अलायंस को दिया था। सर इस साल का जवाब आप दें, उससे पहले एक खबर अभी आ रही है, मैं जरा पहले ये खबर बता दूं आपको, बड़ी खबर है ये। अफगान मिलिट्री का एक प्लेन क्रैश हुआ है, यह खबर अभी आ रही है। अफगान मिलिट्री का प्लेन क्रैश हुआ है, यह प्लेन उज्बेकिस्तान में क्रैश हुआ है। हादसे को लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जानकारी अभी आ रही है। अफगानिस्तान से एक विमान उड़ा
जो कि उज्बेकिस्तान के रास्ते पर था, उज्बेकिस्तान में क्रैश हुआ है। हादसे की वजह क्या है, इसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, और ये तमाम जो जानकारी है ये लगातार आ रही है। बहुत अवस्था जैसी स्थिति है। पिनाक जी प्लीज, सर व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? हाउ डू वी सीज द मोमेंट? देखिए, अभी सीजिंग द मोमेंट इट्स अ नाइस फ्रेज, बट इमीडिएटली 24 आवर्स में देयर इज नो मोमेंट टू सीज एट द मोमेंट। सो आई थिंक इसमें वील हैव टू वेट एंड सी कि हाउ तालिबान डेवलप्स एंड हाउ द गवर्नमेंट एक्चुअली मैनेजेस, किस तरह से वो मैनेज करते हैं। पर वो है क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि तालिबान अपना एक न्यू इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो उसमें हम उसका पहलू सोशल मीडिया में हम देख सकते हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया में हैं जो विकृत मतलब विचार रखते हैं, कुछ इडियोलॉजिकल विकृत विचार, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो समझते हैं इस्लामिक स्टेट। आपको याद होगा केरला से कई गए थे इस्लामिक स्टेट के यहाँ लड़ाई करने, तो वो शायद तालिबान को भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो एक पता नहीं वो एक इस्लामिक कुछ है उनके दिमाग में कि ये कैलिफेट है, ये उनका इस्लामिक हिस्ट्री में कैलिफेट को वो समझते हैं सबसे बड़ा गोल्डन एरा था, तो वो समझते हैं वो वापिस आ जाएगा। इस तरह के लोग कुछ समझते हैं। बेवकूफ है, मैं तो कहूंगा आज के 21st सेंचुरी में इस तरह का सोच रखने वाले बेवकूफ ही हैं, और क्या कह सकते। तो खैर वो दूसरी बात हो गई। उधर देखना हमें यह है कि डिप्लोमेसी में यूएनएससी में क्या रेजोल्यूशन निकलता है, ये एक पॉइंट है। मुझे लगता नहीं कि यूएनएससी में कोई खूब मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन निकलेगा, पर उससे हमें कुछ इंडिकेशंस जरूर मिलेगा कि यूएनएससी में किस तरह के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये मांग की थी कि यूएन इमरजेंसी यूएनएससी मीटिंग होनी चाहिए जी। अब वो वहां क्या बात रखेंगे, मुझे तो लगता नहीं कि रशिया जिन्होंने तालिबान के साथ झगड़ा किया था तो वो कुछ कर सकते हैं अभी। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी सीजिंग द मोमेंट कुछ खास नहीं है, अभी तो वेट एंड सी, वेट एंड वॉच। बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब कुलकर्णी साहब उन तमाम लोगों को जिनको अभी पिनाक जी कह रहे थे बेवकूफ लोग हैं, लेकिन ये बेवकूफ लोग कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी कह जाते हैं जिससे एक माहौल तैयार हो जाता है। इनके लिए आप क्या नसीहत देंगे? ये हम लोगों ने इन बेवकूफ लोगों को कंट्रोल करना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि वो उनकी सोच है, अपनी वो सोच से काम करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिसका हम डिस्कशन करते हैं आईएस और तालिबान, आईएस है कैलिफेट और ये अपना तालिबान है इस्लामिक एमिरेट। फर्क ये है, एक चाहता है वतन और दूसरा चाहता है बिरादरी, और जो बिरादरी है वो है तालिबान, और तालिबान मतलब पठानों की बिरादरी, और पठानों की बिरादरी का है पश्तून वाली कोड, वो उसके मुताबिक ही चलेंगे चाहे कुछ भी आप कर ले। आप देख रहे हैं तालिबान के पास क्या है, एक AK-47 है, और उधर अपने नेशनल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया में जिस प्रकार से हर एक को कोई ना कोई सपोर्ट देता रहेगा, और इस सपोर्ट को हमने बिल्कुल ध्यान से देखना है और यकीन करना है कि इस तरह की फॉल्स प्रोपेगेंडा जो करने की कोशिश करते हैं, उस फॉल्स प्रोपेगेंडा को रोकना है और अपना एक काउंटर एजेंडा भी अपने प्रोपेगेंडा रखना है, जिससे कि इस तरह की अफवाहें ना फैले। क्योंकि जिस तरीके से तालिबान को इस तरह का उत्साह जो है वो मिलने का खतरा होता है, हिंदुस्तान के अंदर लोग जिनको हम स्लीपर सेल्स कहते हैं या चुपचाप बैठे रहते हैं, वो खुशी बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान को आज सजग और उसके साथ साथ सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा भारत के लिए खतरे की घंटी है। तालिबान राज का मतलब है इस्लामिक कानून, शरिया के मुताबिक शासन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को कुछ लोग धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, धार्मिक योद्धा तक कहा जा रहा है। भारत में भी अच्छा तालिबान बुरे तालिबान पर बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर तालिबान राज आने का स्वागत भी किया जा रहा है और यह बहुत बड़ा खतरा है। इसी मुद्दे पर आज को क्षेत्र में होगी बड़ी बहस।
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन